नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शालिनी सिंह, जो ले जाती है अक्सर आपको यादों के सफर पर या एहसासों के सफर पर। और एहसासों के सफर से गुजरती हुई एक कहानी लेकर हाजिर हूं आपके खिदमत में। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। और ये हकीकत भी सुनी सुनाई नहीं, किसी की भोगी हुई हकीकत है, जिसे अपनी जादुई कलम से पन्नों पर उतारा है महेंद्र भीष्म ने। जी हाँ दोस्तों, जादुई कलम इसलिए भी क्योंकि कई बार कुछ मसलों पर बोलने के लिए कलम में हिम्मत होनी चाहिए। और आज की जो कहानी है वो विषय भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए हम आपको शीर्षक बताए देते हैं कि कहानी का शीर्षक क्या है। कहानी का शीर्षक है हलाला। शीर्षक से आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी के अंदर कौन सी हलचल होने वाली है। इस कहानी के भीतर एक खूबसूरत सा बसा बसाया परिवार, और हर आम परिवार की तरह हर दिन की नोकझोंक जैसे कि हम सभी के घरों में हुआ करती है, वैसी ही इस कहानी के किरदारों में भी है। लेकिन उसके परिणाम और उन परिणामों की परिस्थितियों से तार बेतार होते रिश्ते, बिखरता हुआ बचपन, टूटता हुआ बालमन, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस सफर में, जहां कहानी का मुख्य किरदार अशरफ अपने परिवार के साथ रहता है। महेंद्र भीष्म की लिखी कहानी हलाला की शुरुआत होती है कहानी के मुख्य किरदार अशरफ से, जो अपने दोनों बच्चों को बड़ी मान मनौवल के बाद बाहर लेकर आया है। अशरफ दिन भर की बोझिलता दूर करने की गरज से अपने दोनों बच्चों को मान मनौवल के बाद रात्रि भोजन के लिए लखनऊ शहर के नामी होटल रेनेसा लेकर आया है। हाल ही में खुले इस होटल की 9वीं मंजिल की विस्तृत बालकनी में रेस्टोरेंट था, जहां से गोमती नदी का रोशनी से नहाया रिवर फ्रंट एरिया सुंदरता के प्रतिमान गढ़ रहा था। आ जा रहे वाहनों से जीवंत दिलकश नजारे मन को लुभाने के लिए पर्याप्त थे। यही वजह है कि यहाँ लंच या डिनर के लिए हफ्ते भर पहले से टेबल बुक करानी होती है। दूर दूर तक शहर के हरे भरे सुंदर दृश्य यहाँ से देखे जा सकते हैं। गोमती नदी के समानांतर बनी सड़क के दोनों ओर एवं रिवर बैंक साइड के आसपास स्थापित महापुरुषों की आदम कद विशाल मूर्तियां और उसके आसपास बने फव्वारों की अनवरत जलाधार और उनके साथ निकलती रंग बिरंगी रोशनी से सारे वातावरण को सुखद अनुभूति में महसूस किया जा सकता है। बच्चों की मां को घर से गए 2 माह हो रहे थे। 17 वर्षीय बेटी सफीना समझदार थी, परंतु उससे 6 वर्ष छोटा उसका भाई अब्दुल्ला भी नासमझ था। उस किशोर को पूरी तरह से नासमझ भी नहीं कह सकते थे। वो दीन की बातें, मजहबी परंपराओं को क्या और अभी से क्यों समझे। दरअसल वो अपनी अम्मी के एवज में समझना भी नहीं चाहता था। उसकी एक ही रट थी, अम्मी को गफ्फार अंकल के पास से तुरंत घर वापस बुलाइए। उसकी अम्मी उसके बिना कैसे रह पा रही हैं? किशोर मन में ये प्रश्न तमाम अन्य प्रश्नों की तरह अब्दुल्ला को हर पल कुरेदता रहता था। चुप्पी, विवशता और क्रोध का संवेद रूप उसे अपने अब्बा से विद्रोही बना रहा था। अशरफ भी सयाने हो रहे बेटे से नजरें चुराते रहते थे। वेटर मेन्यू कार्ड रख गया। बेटी सफीना ने अपने पिता की स्थिति शायद समझ ली थी। पिछले 2 माह से वो बेचारी स्थिति ही तो समझ रही थी। उपज आई परिस्थितियों से तालमेल बिठाती, मोहल्ले से लेकर कॉलेज तक घूरती आंखें और कटाक्ष वो सुनती सहती जो आ रही थी। मेन्यू कार्ड पढ़कर सफीना ने भाई की पसंद की सारी डिशेस ऑर्डर कर दी। अब्दुल्ला अपने जूते के खुल गए फीते को बांध नहीं पा रहा था। सफीना उसकी मदद को झुकी तो वो बोला तो कुछ नहीं, पर हल्के से गुर्राया, जैसे अनजान व्यक्ति को देख खामोश डाबर नस्ल का कुत्ता पहले धीरे से गुर्राता है, ठीक वैसे ही। सफीना सहम कर वापस अपनी कुर्सी पर पहले की तरह तनकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अशरफ ने सिगरेट सुलगाई, फिर बुझा दी और स्मोकिंग जोन में आ गया। वहां उसने उंगलियों में फंसी सिगरेट लाइटर से फिर से सुलगाई और धीरे धीरे कश खींचने लगा। उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट नजर आ रहा था और इसी तनाव ने इन दिनों उसे सिगरेट का लती बना दिया था।
कभी कभार सिगरेट पीने वाला अशरफ 2 माह में ही चेन स्मोकर बन गया था। 2 माह पहले की उस मनहूस रात को अशरफ कैसे भूल सकता है, जब वो ऑफिस में बॉस सी हो गई लानत मलानत के बाद थका हारा देर शाम अपने घर पहुंचा था। अपने बड़े भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रूबिया बच्चों सहित तैयार बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही रूबिया ने याद दिलाते कहा, सुनो जी, हाथ मुंह धोकर जल्दी तैयार हो जाओ। भाईजान कब से इंतजार कर रहे हैं और अब तक उनके 10 फोन आ चुके हैं। रूबिया उसे तौलिया थमाकर किचन की ओर भागी। मेहरी ने कोई बर्तन तोड़ा था। अशरफ जूते खोल 2 पल को पंखे की हवा में सुस्ताना चाहता था। 15 किलोमीटर व्यस्त सड़क पर गाड़ी उसे खुद चलानी थी और देर रात वापसी भी। उफ, आज ही बॉस से पंगा और आज ही ये बर्थडे पार्टी। और उधर दूसरी तरफ आवाज, हरामिन ने इतना सुंदर कांच का महंगा मर्तबान गिरा दिया। अरे तुम तैयार नहीं हुए? हैरानी से उसे ताकती रूबिया आगे गोली सी दागते तैश में बोली, तुम्हारे भाई बहन के यहाँ कुछ होता तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते। ये उलाहना व्यंग के साथ अशरफ को थोड़ा विचलित कर गई। फिर भी वो संयत होते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, उठा नहीं जा रहा। ऐसा करो, ओला बुक कर लो और बच्चों के संग चली जाओ। और उसके बाद समाद कुछ यूं हुआ। रूबिया बोली, क्या वहाँ सब क्या कहेंगे? अशरफ कहते हैं कि कह देना मेरी तबीयत नासाज थी। तौबा तौबा, मैं झूठ क्यों बोलूं? अल्लाह से डरो अशरफ मियाँ। रूबिया उससे 1 माह बड़ी थी और बचपन से ही संयुक्त परिवार में रहने की वजह से उसका नाम बेधड़क लेती आई थी। रूबिया, ये तुम हर बात पे अल्लाह मियाँ को बीच में क्यों ले आती हो? दरअसल अशरफ का मूड रूबिया के भाई के जिक्र के समय से ही खराब हो गया था, जिसे वो बचपन से ही नापसंद करता चला आ रहा है। देखिए जी, क्या देखिए जी? बॉस का चेहरा और उनके साथ हुई झड़प दोनों उसकी आंखों के सामने छा गए। कह दिया ना, थका हूँ, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। अशरफ की आवाज में तल्खी और स्वर में तेजी आ गई थी। कैसे नहीं जा सकते? आपको चलना ही पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है क्या? इस बार अशरफ के स्वर में नरमी आ गई थी, पर मन में ढिठाई भी थी। जाओ ओला कर लो और मुझे बख्श दो। देखो अशरफ मियाँ, कहे देती हूँ, गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी। क्या? अब की गई तो वापस नहीं आऊंगी? लानत है ऐसे शौहर पर। मुझे लानत भेजती है, बदतमीज औरत। अशरफ के मुंह से एकाएक निकल गया। बदतमीज कहा मुझे? भाईजान से शिकायत करूंगी। बदतमीज शब्द सुनकर रूबिया रुआसी और आहत हो गई। जा, कह देना, जो कहना हो कह देना। बचपन से जानता हूँ साले बच्चात को, महा का दब्बू। खुदा जाने फौज में भर्ती कैसे हो गया, लुल कहीं का। अशरफ का मूड पूरी तरह उखड़ चुका था और संवाद लगातार बिगड़ता जा रहा था। हाय अल्लाह, भाईजान को बज्जात, दब्बू और लुल कहा। रूबिया दोनों कानों पर हाथ रखते बेडरूम से बाहर निकल आई और बेटी को बोली, सफीना बेटा कैब बुक करो। ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे दोनों बच्चों ने अपनी अम्मी को बदहवासी में देखा और एकाएक अम्मी को इस हालत में देख सफीना ने टीवी की आवाज पहले कम की और फिर गंभीरता समझकर टीवी बंद ही कर दी। उसे अम्मी अब्बू की लड़ाई में टीवी को लेकर डांट नहीं खानी थी। टीवी क्यों बंद कर दिया आपा? ऐसा कहते हुए अब्दुल्ला ने सफीना के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी पुनः चालू कर लिया और देखने लगा। बेडरूम में पहले से ही गुस्से में तमतमाए बैठे अशरफ को अनदेखा कर रूबिया ने पलंग से अपने हैंडबैग को उठाया और बोली, सुनो मियाँ, सफीना ने कैब बुक कर दी है। हाँ ठीक है, जाओ, जहालत की भी हद होती है। जहालत? मैंने कौन सी जहालत कर दी? जब देखो तब आप मेरे मायके वालों को बुरा भला कहते रहते हो। हाँ, जा और सुन, बड़ी जुबान वाली है तो लौट कर मत आना। सफीना भी ठुनकती हुई बोली, देख लेना, सुबह ही कुत्ते की तरह दुम दबाते चले आओगे मियाँ। रूबिया के इन शब्दों ने अशरफ के तन बदन पर आग लगा दी। उसका गुस्सा 7वें आसमान में जाकर फट पड़ा। वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा जाहिल औरत? जा, मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। बेडरूम के दरवाजे की चौखट पर अवाक खड़ी रूबिया को दरवाजे से परे धकेल अशरफ ने धड़ाक से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। किचन में अपना काम निपटा कर निकली मेहरी बोल पड़ी, हाय अल्लाह, ये क्या गजब ढा दिया, बेगम साहिबा को तलाक दे दिया।
वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखते पल भर में ड्राइंग रूम पार करते हुए घर से बाहर निकल गई। आपसी लड़ाई में मशगूल अशरफ और रुबिया को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं रहा कि मेहरी अभी अपनी काम को निपटा रही है। अशरफ को मेहरी के शब्द सुनाई दिए। वो बेडरूम से बाहर आ गया और उसे अंदाजा था कि घर में कोई बाहरी नहीं है और मेहरी भी अपना काम करके जा चुकी है। एकाएक गुस्से में बोला गया, तलाक, या अल्लाह, उसने ये क्या कह दिया था। अशरफ को अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो गया। वो तेजी से रुबिया के पास पहुंचा और रुबिया ने गुस्से के मारे अपना हाथ उसे झटक दिया। उधर सफीना ने आवाज दी, अम्मी कैब आ चुकी है, देर हो रही है। रुबिया ने बिना वक्त गंवाए बेटे अब्दुल्ला की बाह पकड़ी और घर के बाहर खड़ी कैब में जा बैठी। अशरफ बदहाल और असमंजस की स्थिति में कभी कैब को जाते देख रहा था तो कभी सड़क पर बिजली के खंभों पर टंगी जल बुझ रही फ्यूज ट्यूब लाइट को बेबस दरवाजा बंद कर वो ड्राइंग रूम में आ गया। या अल्लाह, उसे जरा भी ध्यान ही नहीं रहा कि घर के अंदर कोई बाहरी रुका हुआ है। मेहरी किसी को खबर न कर दे। इसी उधेड़बुन में बैठा अब्दुल्ला कभी टीवी चालू करता, कभी बंद करता, कभी किचन में जाकर पानी पीता तो कभी रुबिया के मोबाइल पर फोन मिलाता। पल भर के आवेश ने हालात बदल दिए थे। रुबिया ने अपना फोन बंद कर रखा था। सफीना के फोन पर घंटी गई लेकिन फोन तुरंत ही काट दिया गया। फोन रुबिया ने ही काटा होगा। अशरफ बड़े पशुपेश में पड़ गया था। उसने रुबिया के बड़े भाई लियाकत को अपनी गलती की माफी मांगते फोन पर सारा माजरा बयान कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि घर के मेहरी ने उसे तलाक कहते सुन लिया है। लियाकत से बात पूरी होने के साथ ही दरवाजे की कॉल बेल बजी। अशरफ को लगा जैसे रुबिया बच्चों के साथ वापस आ गई है और स्वयं से प्रायश्चित करते हुए वो बड़ी उम्मीद के साथ तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलते ही उसे रुबिया की जगह मोहल्ले की मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब खड़े दिखाई दिए। अशरफ मियाँ सोचने लगे, क्या मेहरी ने इमाम साहब को खबर कर दी? इमाम साहब बोले, अशरफ मियाँ, क्या खड़े खड़े दरवाजे से ही रुखसत कर देने का इरादा है? अंदर नहीं बुलाओगे? इमाम साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ऐसे बोले तो अशरफ ने कहा, नहीं जनाब, आइए आइए अंदर तशरीफ लाइए। इमाम साहब ड्राइंग रूम में अंदर आकर सोफे पर छड़ी का सहारा लेते बैठ गए। फिर अशरफ को घूरते हुए बोले, तो मियाँ आपने? हाँ इमाम साहब, मुझे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। पास खड़ी मेहरी को देखते हुए अशरफ ने कहा, इसे मेरी गलती समझकर मुआफ कर दिया जाए। आप जो हर्जाना कहेंगे भर दूंगा, पर ये बात बाहर ना जाए। ला हौल वला कुव्वत मियाँ, क्या बात कर रहे हो? शरिया के रास्ते चलोगे या अपनी मनमानी करोगे? अल्लाह के खुफ्र से डरो। अशरफ बोला कि इमाम साहब, अब आप ही रास्ता बताइए। मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, अपनी गलती कैसे सुधारूं? मियाँ, आपने अपनी बीवी को तलाक दिया है। शरीयत के अनुसार अब वो आपकी बीवी नहीं रही। मेरे 2 बच्चे हैं, शादी हुए 18 साल हो गए हैं। इमाम साहब, उसके बिना सब कुछ अधूरा है, तबाह हो जाएगा सब। ये सब तलाक देते समय सोचना था मियाँ। तलाक देना औरत का सबसे बड़ा अपमान करना होता है। अब क्या करूं? गुस्से में गलती कर बैठा, कोई रास्ता बताइए। अशरफ का गला भर आया, आंखों से पछतावे के आंसू बहते जा रहे थे और इमाम साहब बोले, सुनो मियाँ, शरीयत के मुताबिक अब एक ही उपाय है कि जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास वापस आ सकती है। जी इमाम साहब, बताइए। अशरफ ने मेहरी को 2 गिलास पानी लाने का इशारा किया और इमाम साहब बोले, देखो मियाँ, हमारी कौम में शरिया का कानून चलता है। जब तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह कर लेती है, जिसे निकाह हलाला कहते हैं, और उससे भी उसका तलाक हो जाता है, तब वो इद्दत का समय 4 माह 10 दिन पूरा करके अपने पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह पढ़कर उसके पास वापस आ सकती है। इसमें ना तो दूसरे शौहर पर तलाक देने का दबाव या कोई जोर जबरदस्ती चलती है और ना ही औरत पर दबाव डाला जा सकता है। ये सब सुनकर अशरफ ने कहा,
इमाम साहब, निकाह हलाला के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा मतलब आप अपने तक ये बात रखें, जो रुपए पैसे कहें मैं देने को तैयार हूँ, पर ये निकाह हलाला ना कराना पड़े। ला हौल विला कुव्वत, तौबा तौबा, क्या कह रहे हो मियाँ? होश में तो हो। मुझे रिश्वत की पेशकश? उफ, अल्लाह के खौफ से तो डरो। तौबा तौबा। बुजुर्ग इमाम साहब छड़ी के सहारे गुस्से से कांपते हुए उठ खड़े हुए। अरे अरे, नाराज मत होइए, आप बैठिए। मेहरी से मुखातिब हो अशरफ ने कहा, इमाम साहब के लिए चाय बना लाओ जल्दी से। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या शरबत? अब रात में शरबत कौन पीता है? एकाएक नम्र होते इमाम साहब मेहरी से बोले। चाय बना दो और सुनो, चीनी मत डालना। छड़ी के सहारे वापस अपनी जगह पर बैठते हुए अशरफ से बोले, क्या बताएं, अम्मा डायबिटीज ने बुरी तरह जकड़ रखा है। जी जनाब, अशरफ ने हाथ का सहारा देते हुए कहा। इमाम साहब बोले, मियाँ एक रास्ता है, चाहो तो अपना सकते हो। जी जी बताइए। अशरफ को उम्मीद की रोशनी नजर आई। इमाम साहब बोले, मैंने ऐसे कई मामले सुलझाए हैं, आप चाहो तो मेरे साथ निकाह पढ़वा दो। हफ्ते 10 दिन में तलाक मैं दे ही दूंगा, फिर इद्दत का समय पूरा हो जाने के बाद आप निकाह कर लेना। हाँ, एक बात और, निकाह हलाला के एवज में मुझे 50,000 पेशगी और 50,000 तलाक देने के बाद देने होंगे। इमाम साहब अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सौदा तय कर रहे थे। अशरफ को इमाम साहब का यह प्रस्ताव बेहद नागवार लगा, पर वक्त की नजाकत को समझते हुए खामोश रहा। कोई और मौका होता तो निश्चित ही वो अब तक इमाम का टेटुआ दबा चुका होता। मेहरी चाय बना लाई थी। मेहरी से आंख मिलते ही अशरफ को तेज गुस्सा आया और मन में सोचने लगा कि इसके द्वारा ही इमाम तक सूचना पहुंची है, नहीं तो। अशरफ को मन महसूस कर रह जाना पड़ा और इमाम साहब अपनी चाय सुड़कते रहे। मियाँ ऐसा है, अब हम जा रहे हैं, खबर मिली थी तो आकर तस्दीक कर ली, जैसा हो बता देना। खुदा हाफिज। बेख्याली में डूबे अशरफ को ये अंदाजा भी नहीं रहा कि ड्राइंग रूम से इमाम साहब और मेहरी कब रुखसत फरमा गए थे। बाहर निकलते ही मेहरी ने इमाम साहब की ओर इनाम पाने की उम्मीद से देखा। इमाम साहब ने कुर्ते की जेब से 200 रुपए का कड़क नोट मेहरी के हाथों पर थमा दिया और कहा, देख, अगर मुझसे निकाह हलाला होता है तो पहले की तरह तेरा हिस्सा तुझे जरूर मिलेगा। मेहरी खुश होते हुए अपने रास्ते चली गई और इमाम साहब भी मस्जिद की ओर चल दिए। मुअज्जिन होने के कारण उन्हें ही वजू करने के बाद ईशा की नमाज के लिए अजान देनी थी। अब्बा, आइए, खाना लग गया है। बेटी सफीना की आवाज कानों में पड़ते ही अशरफ ने अपनी उंगलियों में फंसी आधी सुलगी सिगरेट मसल कर डस्टबिन में फेंक दी। रिवर फ्रंट की जगमगाती रोशनी और गाड़ियों की आवाजाही शहर को जिंदा रखी थी। काश उस दिन उसने इमाम साहब की सलाह मान ली होती तो दोस्त से दुश्मन बने गफ्फार की वादा खिलाफी और जलालत न झेलनी पड़ती। गफ्फार पता नहीं कब रुबिया को तलाक देगा, कब वो बच्चों के पास वापस लौटेगी। ये सोचते हुए अशरफ सफीना के पीछे पीछे टेबल की ओर चल दिया। टेबल पर ऑर्डर किया हुआ खाना सज चुका है। अशरफ हाथ धोने वॉश बेसिन की ओर बढ़ा। उसने कनखियों से अब्दुल्ला को निहारा, जिसने अपनी पसंद के डिश को कांटा चम्मच से खाना शुरू भी कर दिया था। हाथ धोते अशरफ की निगाह की जद में पारदर्शी कैप्सूल लिफ्ट में सवार गफ्फार और रुबिया ऊपर की ओर दिखाई दिए। हाथ धोते अशरफ की निगाह की जद में पारदर्शी कैप्सूल लिफ्ट में सवार गफ्फार और रुबिया ऊपर की ओर आते दिख गए। अशरफ भौचक्का सा उन दोनों को कुछ पल देखता कुड़ता रहा। फिर वो शीघ्रता से लिफ्ट के गेट तक पहुंचा। उसके पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। अशरफ ने लिफ्ट के अंदर तुरंत प्रवेश किया और गफ्फार का हाथ पकड़कर धीरे लेकिन तल्ख अंदाज में कहा, अंदर ही रहो, नीचे चलो। बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को मना कर लाया हूँ। तुम दोनों को यहाँ देखकर बच्चे भड़क उठेंगे।
अशरफ ने ग्राउंड फ्लोर के लिए बटन दबा दिया। अशरफ मियाँ, ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी तो तुम कर रहे हो गफ्फार। मैं? लो रुबिया सुन लो। अरे अपनी बीवी के साथ आया हूँ, इसमें मैंने क्या बेहूदगी करी? रुबिया को अपनी ओर खींचते हुए गफ्फार बोले, बाकायदा निकाह किया है, कोई भगा कर नहीं लाया हूँ। बड़ी निर्लज्जता के साथ गफ्फार ने रुबिया को भींच लिया और कसमसा कर रह गई रुबिया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आ गई। ये बेहद तकलीफ देह स्थिति है मेरे लिए, इस तरह से तुम खुलेआम। ऐसा कहते कहते अशरफ रुक गया और गफ्फार ने कहा, यार अशरफ मियाँ, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? रुबिया आप मेरी बीवी है, उस पर मेरा अधिकार है, उसके साथ जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। गफ्फार बहुत हो गया, दोस्ती का ये सिला तो ना दो भाई। निकाह हलाला के 2 दिन बाद तलाक देने का तय हुआ था, 2 महीने हो रहे हैं। हद है यार, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि निकाह के बाद भाभी जी, अरे मेरा मतलब है रुबिया को टाइफाइड हो गया था और फिर उसकी तबीयत दुरुस्त होने में वक्त लगा, और बिना हम बिस्तरी के हलाला जायज भी तो नहीं होता। अब तो सब हो चुका है, फिर किस लिए वक्त जाया कर रहे हो? अशरफ बोला। तुम भी यार अशरफ मियाँ, रहोगे वही पूरे लपूसट के लपूसट। अम्मा वक्त जाया नहीं, वक्त जी रहे हैं हम इनके साथ। ये कहते हुए गफ्फार ने पुनः एक बार रुबिया को अपनी बाहों में बड़ी बेशर्मी से भर लिया। गफ्फार की पकड़ से असहज रुबिया की दृष्टि एकाएक ऊपर बालकनी पर चली गई। वहां खड़े तनतनाए हुए अब्दुल्ला की नफरत से भरी घूरती हुई निगाह उसके कलेजे को चीर गई। या अल्लाह, रुबिया के मुंह से निकल गया। सभी की निगाहें ऊपर खड़े अब्दुल्ला तक गईं। रुबिया के लब खुले के खुले रह गए और वो स्वयं को संभाल नहीं सकी, और इसके पहले कि वो गिर पड़ती, अशरफ ने उसे संभाल लिया और लपक कर गफ्फार ने रुबिया को अशरफ से ले लिया। मेरे बच्चे, या अल्लाह, ऊपर देखती हुई रुबिया चीख पड़ी और तड़प उठी। अब्दुल्ला बालकनी से हट चुका था और बिगड़े हुए मूड में गफ्फार बोला, सब बेकार कर दिया। अगले जुमे को एक नगद 1 लाख रुपए लेकर आना, रुपए मिलते ही तलाक दे दूंगा। और मॉल के बाहरी गेट की ओर जाते हुए गफ्फार की आवाज। अशरफ हठात सुनता रहा। रुपए पैसे की बात तो कोई हुई ही नहीं थी। खैर, आदमी जब निचता पर उतर आता है तभी उसका असली रूप सामने आता है। हारे हुए पहलवान की तरह बेदम अशरफ ने लिफ्ट का बटन दबाया। अम्मी गंदी है, गंदी है, गंदी है, इस तरह से कहते हुए सुबक रहे अब्दुल्ला को सफीना मना रही थी। अशरफ ने लोगों की ओर निगाह दौड़ाई और अपनी अपनी टेबलों पर सभी अपने अपने अंदाज में डिनर का लुत्फ उठा रहे थे। अब्बा को देख अब्दुल्ला का रहा सहा धैर्य भी जवाब दे गया और रोते हुए कहने लगा, मुझे घर जाना है। जिद पर अड़े अब्दुल्ला के आगे किसी की एक न चली। बैरे को तुरंत बुलाकर भोजन पैक कराने व पेमेंट कराने के बाद वे तीनों घर वापस आ गए। रास्ते में परस्पर कोई बात भी नहीं हुई। अब्बा आप परेशान न होइए, अब्दुल्ला को मैं संभालती हूँ। सोफे पर परेशान हाल में बैठे अपने अब्बा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखे सफीना दिलासा देते हुए बोली और फिर अब्दुल्ला के कमरे में उसे मनाने चली गई। बेटियां कम उम्र में भी कितनी समझदार और गंभीर होती हैं ना। उन्हें घर की समस्याओं को सुलझाना बखूबी आता है। और सच में इन परिस्थितियों में सफीना और भी समझदार और गंभीर हो गई थी। अशरफ निढाल सोफे पर ही पसर गया। वो अब्दुल्ला की मनस्थिति को समझकर चिंतित था। गफ्फार को वो अपना अजीज दोस्त मानता था, तभी इमाम साहब की जगह उसने गफ्फार को तरजीह दी थी। गफ्फार से उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो अक्सर घर आता रहा, बच्चों से घुलता मिलता था, रुबिया को भाभी का सम्मान देता था। वक्त जरूरत दोनों एक दूसरे के काम आते। अशरफ ने अघाई सांस ली। क्या दोस्ती के मायने यही होते हैं? अशरफ ने अपनी गैरत ताक पर रख नाउम्मीदी से गफ्फार को फोन लगाया। दूसरी ओर गफ्फार का बेहद निर्लज्जता भरा भाव और जवाब आया। अम्मा मियाँ हद करते हो, क्यों पीछे पड़े हो? न तुमने कोई गुनाह किया न मैंने कोई गुनाह किया।
सब शरीयत के अनुसार हो रहा है। अल्लाह ताला की मर्जी से सब हो रहा है, फिर क्यों दूध डाल रहे हो? अरे सब्र करो, अल्लाह ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। हफ्ता 10 रोज की बात और है, मुझे जन्नत के मजे लेने दो यार। भाभी, अरे मतलब मेरी बेगम को और पाक होने दो। गफ्फार ने जानबूझकर अपना फोन नहीं काटा और दूसरी ओर से अशरफ के कानों में वहशी हो चुके गफ्फार की कामुक आवाजें सहवास की चीखों के साथ सुनाई दी। रूबिया के साथ हो रही इस दरिंदगी का वो गुनहगार है। बेटे अब्दुल्ला के प्रश्नों का उसके पास कतई कोई जवाब नहीं है। बेटी सफीना के साथ ऐसा ना हो, ये सूरत बदलनी चाहिए। औरत की देह और उसकी रूह की पाकीज़गी बरकरार रहनी चाहिए। फोन काटने के बहुत बाद तक अशरफ के जहन में बार बार बस एक ही प्रश्न कौंध रहा था, क्या इस सब के लिए एक वही गुनहगार है? और उस रात डिनर पैकेट जस का तस बंद पड़ा रहा और पूरे घर में सन्नाटा और सन्नाटे में सिर्फ कौंधते हुए सवाल, आखिर कब बदलेगी तस्वीर? कब मिलेगा स्त्री को न्याय? कब मिलेगा उसे सम्मान? और कब तक ये हलाला के नियम में हलाल होती रहेगी स्त्री और उसकी चीखती हुई रूह? सन्नाटे भरी दीवारों से टकराते हुए ये सवाल और सवालों में उत्तर तलाशता अशरफ, अब्दुल्ला और सफीना सिर्फ अकेले ही एक परिवार का हिस्सा नहीं, जाने कितने परिवारों की ऐसी ही कहानियां होंगी जहां सारी भावनाएं धराशायी हो जाती हैं एक पल में। बदलने की जरूरत तो है और बदलाव के लिए आवाजें भी लगातार उठती रहती हैं और ये उठती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी लिखी है महेंद्र भीष्म ने और प्रस्तुति दी है मैंने, यानी आपके दोस्त शालिनी ने। एहसासों के सफर पर चलते हुए तमाम प्रश्न हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके मन में जरूर खड़े हुए होंगे। एक तरफ परिवार की नींव प्रेम से शुरू होती है और दूसरी तरफ भावों के आवेश में वो प्रेम किस तरह से तोड़ मरोड़ उठता है धर्म के नाम पर। सोचिएगा जरूर। मुझे पता है कि इस पे आपके प्रश्न भी उठेंगे और सुनने वालों में सहमति और असहमति भी होगी। जो भी हो, लेकिन गलत तो गलत है। जब बात प्रेम की हो, परिवार की हो, परवरिश की हो, तो सही और गलत के फर्क को हमें समझना होगा, वो भी बदलते हुए समय के अनुसार। तो आप भी तलाशिए आखिर कौन है जिम्मेदार और आखिर कब तक चलेगा ये शरीयत का कानून।